नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए न्यूमेरिकल के इस सीरीज़ ये सवाल नहीं बवाल ही को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि आज इसका पार्ट 6 हो जाएगा। आपको बता दें कि हम लोग इसमें प्रत्येक दिन 6 शिफ्ट को हल करते हैं, जो कि आज आपका 36 शिफ्ट लगभग हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ओम साई स्टडी 2.0। पॉइंट की जगह पे सिर्फ आपको इंग्लिश में टाइप करना है POINT पॉइंट, और आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ हम अपने वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा देते हैं और PDF भी डाल देते हैं। ठीक, आपको बता दें कि अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल है, 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा यूनिट में ज्ञात कीजिए। ऊर्जा यानी कि आपको क्या बोल रहा है, शक्ति कार्य निकालने के लिए। ठीक, तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक, तो क्या देखिए, शक्ति आपका दिया हुआ है कितना, 100 वाट, और समय दिया हुआ है 8 घंटा। ठीक, तो ऊर्जा हम लोग को निकालना है, तो यानी शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति देखिए 100 दिया हुआ था और ऊर्जा निकालना है, ऊर्जा ही रहने दीजिए, समय दिया हुआ है 8 घंटा। ठीक, इसके बाद इसको क्रॉस में गुना कर दीजिए, ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 100 गुना 8। ठीक, तो ऊर्जा को हम लोग यूनिट में मापते हैं। यूनिट के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, 1000 से भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.8 वर्ग इकाई। 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दी गई है, निम्न में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक होगा। देखिए, अधिक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक होने के लिए यानी कि उसके बाह्यतम कक्षा में कम से कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए बचे, तभी वह अत्यधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। जैसे कि यहाँ देखिए कि सल्फर है, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, इसके बाह्यतम कक्षा में 2 8 6, यानी कि बाह्यतम कक्षा में 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब यह अस्थायी रूप धारण कर लेगा। उसके बाद यहाँ देखिए फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, इसमें देखिए 2 8 और 5, बाह्यतम कक्षा में 5, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, अगर यदि बाह्यतम कक्षा में 4 या 4 से अधिक हो जाता है तब उसको 8 से हम लोग घटा के लिखते हैं। जैसे यहाँ 5 है तो इसके बाह्यतम कक्षा में इसको और 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तभी यह अस्थायित्व धारण कर लेगा। उसके बाद यहाँ देखिए एल्युमिनियम में 2 8 3, यानी कि इसका 4 से कम है तो इसके बाह्यतम कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ देखिए क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर यदि इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो यह अपने आप को अस्थायित्व धारण कर लेगा। जैसे कि देखिए, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, यह 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अपने आप को ऑर्गन की तरह अस्थायी बना लेगा। ठीक, इसीलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव किसका हो गया, क्लोरीन का हो गया। उसके बाद देखिए, यदि समान क्षमता की 2 आवेशित चार्ज वस्तु को एक तार से जोड़ दिया जाता है तो इसमें क्या होगा। देखिए, समान आवेश है, इस अगर यदि 2 वस्तु लेते हैं, मान लिया जाए इसका भी 4 कूलम्ब आवेश है, इसका भी 4 कूलम्ब आवेश है, इसमें अब धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए देखिए धारा क्या होता है, आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। आवेश की प्रवाह की दर को धारा, अगर यदि आवेश प्रवाह होगी तब उसमें धारा उत्पन्न होगा, आवेश प्रवाह नहीं होगी तो धारा उत्पन्न नहीं होगा। तो यह देखिए दोनों जो है 4 कूलम्ब का है। ठीक है, तो आवेश का कहना है कि प्रवाह वह कब करेगा, जब एक वस्तु का आवेश दूसरे से अधिक होगा, तभी वह अधिक से कम की ओर प्रवाहित होगा। ठीक है, तो वही देखिए, जिस प्रकार ताप उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार आवेश भी उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर प्रवाहित होती है। तो यह देखिए दोनों का आवेश बराबर है, तो आवेश तो प्रवाहित होगी नहीं। आवेश जब प्रवाहित नहीं होगी तो इसमें धारा का निर्माण नहीं होगा, तो वही बोल रहा है कि बिजली प्रवाह नहीं होगी। इसका आंसर ये हो जाएगा। एक वस्तु में 20 kg द्रव्यमान और 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है। वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
ठीक, ऊंचाई आपको पूछा जा रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh होता है। तो यहाँ देखिए m दिया हुआ था, आपका g दिया हुआ है और पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है h, हम लोग को निकाल लेना है। mgh में इसको पुट कर दीजिए। तो यानी स्थितिज ऊर्जा 400 दिया हुआ है, m हो गया 20, g हो गया 10, h निकालना है। तो इसको कटा दीजिए, आपका 2 मीटर आंसर आ जाएगा। क्यूपरस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है। तो देखिए, किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड बोला जा रहा है, तो यहाँ कॉपर की संयोजकता पूछा जा रहा है। कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है, कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है। कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है। इसकी संयोजकता निकालने के लिए हम लोग एस कक्ष में कितना 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, पी में 6 और डी में 10, एफ में 14, ये इसका कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि अब हम लोग सबसे पहले इस क्रम में इसको सजा लेंगे। ठीक, 1s 2s 3s 4s 5s 6s, उसके बाद एक छोड़ के 2p 3p 4p 5p 6p 7p, उसके बाद एक छोड़ के 3d 4d 5d 6d 7d, एक छोड़ के 4f 5f 6f 7f। ठीक, उसके बाद इसको क्रॉस से चिन्ह दीजिएगा सभी में। ठीक, इस प्रकार क्रॉस से चिन्ह दीजिएगा जैसा कि दिया हुआ है पहले से। उसके बाद ये ऊपर वाला जो होता है, जैसे ये एक है, इसको फर्स्ट ऑर्बिट कहा जाता है। ये दोनों मिला के सेकेंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया। इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग को 29 इलेक्ट्रॉन को, चूंकि हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करना है। जैसे एस है, एस की कैपेसिटी कितनी है, 2 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर यहाँ से आया, पुनः फिर लौट के यहाँ आएगा, तो एस में फिर कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद फिर पी, यहाँ से यहाँ चला जाता है, पी में कितना, इसका कैपेसिटी 6। उसके बाद फिर यहाँ एस में आएगा, इसका कैपेसिटी 2। उसके बाद फिर पुनः 3p में आएगा, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। उसके बाद फिर 4s, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक, अब गिनिए पहले, देखिए कि कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग का पूरा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 हुआ है। ठीक, हम लोग के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 29 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखिए कि डी में अब कितना भराएगा, डी में भराएगा 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 9 इलेक्ट्रॉन भराएगा, तो 29 पूरा फुलफिल हो गया। तो देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 6 2 8 अस्थाई हो गया, थर्ड में 6 2 8 और 9 17 हुआ है, और फोर्थ में 2 हुआ है। तो इसलिए कॉपर की संयोजकता 2 भी होती है। लेकिन यहाँ देखिए कि डी का ऑर्बिट पूरा नहीं हुआ है। ठीक, डी जो होता है एस से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक, एस से पावरफुल होने के कारण वह एस से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, ले सकता है अपना ऑर्बिट को पूरा करने के लिए। देखिए डी एस से ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए वह अपने कक्ष को पूरा करने के लिए एस से एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया। अतः संयोजकता बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 बचा। देखिए ये अगर यदि यह 9 है, ये अपने आप को 10 पूरा करके अस्थायित्व प्रदान कर लेगा। देखिए डी का कैपेसिटी कितना है, 10, तो ये अगर यदि 10 बन जाता है तो यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसके परमाणु संयोजकता कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसीलिए कॉपर एक ऐसा अपवाद है जिसका कि परमाणु संख्या 1 और 2 दोनों होता है। अगर यदि 1 लेंगे, जब डी को 9 ही इलेक्ट्रॉन रहने देंगे। अगर यदि डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो उसका परमाणु संयोजकता 1 हो जाएगा। ठीक, एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के डॉट आवर्त में उपस्थित होता है। तो एटॉमिक नंबर 16 किसका है, सल्फर का। सल्फर परमाणु संख्या 16, तो ये तीसरे आवर्त में, आवर्त ये वाला होता है यानी कि लेटा हुआ वाला, और वर्ग ऊपर से नीचे आने वाला होता है। गति का दूसरा समीकरण डॉट समय के बीच संबंध देता है। गति का दूसरा समीकरण बोल रहा है किसके और समय के बीच संबंध देता है। देखिए फर्स्ट समीकरण क्या कहता है, v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और s nth सेकेंड में कितना भी स्थापित होगा तो u प्लस ए 2n माइनस 1/2, यानी ये nवां सेकेंड में केवां सेकेंड में कितना भी स्थापित होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए कि बोल रहा है कि डॉट और समय, समय देखिए यहाँ भी है, और समय आपको
यहाँ भी मिल गया, ठीक, दो में मिल गया। लेकिन कह रहा है कि गति का दूसरा समीकरण किसका निरूपण करता है, समय का और किसका, तो समय का दूसरा में देखिए, दूसरा में स्थिति है, यानी एस विस्थापन स्थिति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थिति और समय को दर्शाता है गति का दूसरा समीकरण। वही अगर यदि पहला समीकरण पूछा जाता तो पहला क्या हो जाता, पहला हो जाता वेग और समय को दर्शाता है, और तीसरा वेग और स्थिति को दर्शाता है, ठीक। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आ जाती है। जब यह ऊपर की ओर फेंकी गई थी तब इसका वेग कितना था। देखिए, जब यह ऊपर की ओर फेंकी गई थी तो जाने में आधा समय लिया होगा, उसके बाद आने में आधा समय लिया, क्योंकि दोनों समय यहाँ दिया हुआ है कितना, 12.5 सेकंड, ठीक है, आधा समय जाने में लिया होगा। और अधिकतम ऊंचाई पर वह जब पहुंच गया होगा तो उसका वेग क्या हो गया होगा, 0 हो गया, उसके बाद फिर वह नीचे होने लगा होगा, ठीक है। तो यानी कि अंतिम वेग कितना हो गया, 0, और आधा समय कितना हो जाएगा, यानी कि 12.5 का आधा, ठीक, इतना सेकंड। उसके बाद यू हम लोग को निकालने ही बोला जा रहा है कि किस वेग से फेंका गया था, और जी का मान, यहाँ देखिए जी का मान कितना हो जाएगा, अगर यदि नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 10 मान लेंगे, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये देखिए कार्य कैसा कर रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहा है, हम लोग भेज रहे हैं अब एक गेंद को, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो इसीलिए जी का मान यहाँ क्या लेंगे, हम लोग निगेटिव लेंगे। अब देखिए यहाँ दिया हुआ क्या क्या है, उससे कौन समीकरण का हम लोग गति का समीकरण का उपयोग करके इस सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे समय दिया हुआ है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और त्वरण दिया हुआ है। देखिए गति का दूसरा समीकरण का था, इसमें विस्थापन का कोई चर्चा नहीं हुआ है, इसीलिए गति का 2 समीकरण ऐसा है कि जिसमें विस्थापन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये पहला समीकरण कह रहा है, ठीक, फर्स्ट हो जाएगा, पहला समीकरण कह रहा है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि v हम लोग का अंतिम में 0 हो जाएगा, u निकालना ही है, और a 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसको क्या लेंगे, हम निगेटिव लेंगे, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर समय जाने में आधा समय लगेगा, यानी 12.5 का आधा। उसके बाद इसको आप कटा दीजिए, जैसे देखिए यहाँ 2 से कटा दिए 5, उसके बाद ये 5 गुना 12.5 कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 62 मीटर पर सेकंड। चूँकि ये साइड जाएगा, यहाँ माइनस है, तो ये साइड जाके प्लस हो जाएगा, ठीक। यदि 10 केजी भार की बाइसिकल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो द्रव्यमान आपका 10 दिया हुआ है, v दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, तो गतिज ऊर्जा के सूत्र पर आप बिठा दीजिए, तो आपका निकल जाएगा 2000 जूल। उसके बाद एक लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसका पावर डॉट होगा। तो फोकल लंबाई पावर में क्या संबंध होता है, पावर बराबर होता है 1/f, यानी कि फोकल लंबाई। लेकिन f को हर हमेशा क्या करना है, मीटर में ही रखना है। तो यहाँ देखिए आपका फोकल लंबाई क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, इसको आपको मीटर में बदलना होगा, ठीक है। तो p बराबर 1/f, तो यानी 1/50, 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दीजिए, 100 से भाग दीजिएगा तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 100/50 हो गया। अब कितना निकल गया, 2 डायप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, यानी कि लेंस की पावर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। डॉट अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो चारों प्रकार सबसे पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद इस सवाल को हल कर लीजिएगा। जैसे कि अभिक्रिया, फर्स्ट अभिक्रिया क्या कहता है, संयोजन अभिक्रिया, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ एकल उत्पाद का निर्माण करेगा। जैसे ए को मिलाए, मान लिया जाए ए पदार्थ और बी पदार्थ को मिलाए, इससे एक तीसरा पदार्थ सी बन गया, तो यानी कि 2 को मिलाए 1 ही बना, तो उसी को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक। उसके बाद दूसरा होता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में होता है कि एक पदार्थ या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। एक पदार्थ जैसे कि एक ए था, ए टूट गया कितनों में, 2 भाग में टूट जाएगा, बी प्लस सी में टूट जाएगा, या 2 से
और अधिक भाग में टूट सकता है। तो इसको क्या कहा जाता है? अपघटन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? एक तत्व किसी अन्य तत्व को विस्थापित कर दे, यानी कि अगर यदि कोई एक तत्व है और वह किसी अन्य तत्व को विस्थापित कर दे, यानी उसको हटा दे, रिएक्टिव सीरीज के अनुसार, हम लोग रिएक्टिव सीरीज पहले भी देख लिया, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा होता है दोहरा विस्थापन, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। तो यानी कि दोहरा विस्थापन में क्या होता है? इसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे और उसे भी कहीं जगह दे दे किसी के साथ, तो उसको क्या कहा जाता है? दोहरा विस्थापन। यानी कि जिस तत्व को विस्थापित किया और वह जो विस्थापित हुआ वह भी किसी के साथ अभिक्रिया करके कोई पदार्थ बना लेता है, तो उसको क्या कहा जाता है? दोहरा विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। वही यहाँ देखिए, वही चीज यहाँ हुआ है, Na2SO4। तो यहाँ देखिए सोडियम ने BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड के बेरियम को विस्थापित कर दिया। लेकिन विस्थापित करने के बाद अब देखिए Na2Cl2 इधर देखिए NaCl बन गया, और उसके बाद बेरियम क्लोराइड में से बेरियम को जो विस्थापित किया गया था, इसे सिर्फ Ba के फॉर्म में ऐसे छोड़ देता, तब इसको कहा जाता विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन ये Ba जो है ये SO4 के साथ भी अपना संबंध बना लिया, तो यानी कि ये भी एक जोड़ा बन गया। तो अब ये क्या कहलाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर को फेंकता है। मान लीजिए जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह क्या है? ठीक, ऊंचाई आपको दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया क्या क्या हुआ है उस अनुसार हम लोग सूत्र लगा लेंगे। ऊंचाई आपको दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक, जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यू का मान अगर यदि वहाँ से सिर्फ छोड़ रहा है तो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और वी का मान हम लोग को निकालना है कि किस वेग के साथ वह जमीन से सट रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसके अनुसार हम लोग को कौन सा समीकरण लग जाएगा? पहला में बोल रहा है यू ए और टी होना चाहिए, तो टी का तो चर्चे न है, दोनों समीकरण फेल कर गया। अब तीसरा समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ठीक है, एस को यहाँ हाइट के रूप में लिया जाता है और ए को गुरुत्वाकर्षण के रूप में लिया जाता है। तो देखिए जी नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो जी का मान यहाँ प्लस होगा। ठीक, वस्तु कोई भी चीज नीचे आ रहा है यानी गुरुत्वाकर्षण की ओर आ रहा है, वही अगर यदि ऊपर फेंकते हैं तो जी का मान क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब भी स्क्वायर निकालना है, यू का मान 0 हो गया, और 2 सूत्र से भी है, सूत्र से ही है, और ए का मान यानी कि जी 10 और एस यानी कि ऊंचाई 20। तो इधर कितना हो गया? 400। वी स्क्वायर बराबर 400, तो भी बराबर कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। अगला कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान डॉट होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 गुना 10 पर पावर 24 kg। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो देखिए द्रव्यमान आपका दिया हुआ है 25 kg और त्वरण दिया हुआ है आपका 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो बल निकाल लीजिए। तो यानी 25 गुना 8 200 न्यूटन, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। अगला देखिए, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाएगा। यानी कि दो समान बल है, मान लिया जाए कि 10 न्यूटन का बल है और 10 न्यूटन का बल, दोनों समान है लेकिन दोनों विपरीत दिशा में लग रहा है। यानी ये मान लिया जाए ये वस्तु है, इसको क्या करना है? इसको हंसकाना है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। अगर यदि एक साइड से बल लगाया जाता तो यह इधर चला जाता, या तो ये साइड से बल लगाया जाता तो ये इधर चला जाता। लेकिन इसमें क्या किया जा रहा है? दोनों साइड से बल लगाया जा रहा है और वह भी समान बल लगाया जा रहा है। मान लिया जाए कि अगर यदि ये साइड से बल लगाया जाता 10 न्यूटन, इधर से लगाया जाता 5 न्यूटन, तो वस्तु को इधर विस्थापित कर देता यानी धकेल के। उसके बाद यहाँ देखिए दोनों समान ही लगा है, तो इसीलिए इसमें कार्य क्या होगा? कार्य शून्य हो जाएगा क्योंकि विस्थापित ही नहीं होगा। तो कार्य का कहना ही है कि बल गुना विस्थापन, तो यहाँ विस्थापन नहीं होगा तो कार्य ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि डॉट तत्व में दो कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। कक्ष दो होते हैं लेकिन दोनों भरा होना चाहिए। जैसे देखिए हीलियम का एक कक्ष होता है लेकिन भरा हुआ है। यहाँ पूछ क्या रहा है कि दो कक्ष होना चाहिए। ऑर्गन का 3 कक्ष हो गया, ये तो फेल मार गया। उसके बाद क्रिप्टॉन का भी 4 कक्ष चला गया, ये भी फेल मार गया। नियॉन देखिए, नियॉन में 2 कक्ष होते हैं, दोनों कक्ष भरा होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और बायतम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में यानी कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी पूरा हो गया। धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है। चंद्रमा की सतह पर इसका वजन क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी के सतह पर के वजन का 1/6 भाग होता है। तो यहाँ देखिए पृथ्वी पर 60 था तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा हाफ mv², तो यानी हाफ m दिया हुआ है आपका 10 केजी और भी दिया हुआ है 6 गुना 6 गुना 10, यानी कि इससे 2 से कटा दीजिए तो 6 × 18 180 जूल हो जाएगा। उसके बाद एक कंडक्टर की प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होती है। तो सीधे किसके अनुपातिक होती है? तो यहाँ हम लोग कई दिन से हम लोग देख रहे हैं कि यानी कि प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, और प्रतिरोध जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि वस्तु का मोटाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ तो सवाल में क्या पूछ रहा है? एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है। सीधा किसका होता है? यानी कि लंबाई का अनुपातिक होता है। तो इसका आपका आंसर लंबाई आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब कितने पावर का है? ठीक है, पावर बराबर क्या होता है? विभवांतर, यानी कि कितना वोल्ट वाले से जुड़ा हुआ है गुना धारा। तो देखिए पावर क्या हो जाएगा? 220 गुना 0.5 आपका हो जाएगा 110 वाट, चूँकि पावर का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। उसके बाद अगला है टावर के शीर्ष से शून्य वेग के साथ पत्थर छोड़े जाने पर यह 4 सेकंड में जमीन पर पहुंचता है, बताए टावर की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है शून्य वेग से छोड़ा जा रहा है, तो यानी प्रारंभिक वेग 0 हो गया, यानी 4 सेकंड में पहुंच रहा है। उसके बाद ऊंचाई आपको निकालना है, यानी कि s निकालना है, और g का मान अगर यदि नहीं कुछ दिया रहता है तो हम लोग कितना लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ऊपर से छोड़ा जा रहा है तो जी यहाँ पॉजिटिव होगा। तो देखिए अब कौन सा सूत्र लगेगा? तो हम लोग को एस निकालना है, यानी कि हाइट निकालना है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी, चूँकि समय हम लोग को दिया हुआ है। तो देखिए यू 0 था तो यू इंटू टी, ये तो 0 बन गया। ठीक है, प्लस हाफ ए का मान यहाँ जी के मान से रिप्लेस किया गया है 10 और टी स्क्वायर, तो यानी कि 4 गुना 4, इसको आप कटा दीजिए 2 से तो 2, तो यानी 4 दूना 8, 80 मीटर हो जाएगा। ठीक, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देती है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। बल की मात्रा हम लोग को निकालना है। तो देखिए बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। अगर यदि यहाँ देखिए त्वरण दिया हुआ है, त्वरण नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को ये एक चीज़ छोड़ गया है कि प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और समय भी दे दिया है तो हम लोग त्वरण अब निकाल लेंगे। त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अब बटे समय। तो यहाँ देखिए अंतिम वेग आपको दिया हुआ था 7 मीटर पर सेकंड और प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद समय से भाग दे दीजिए, आपको त्वरण निकल जाएगा। त्वरण कितना निकल गया? 3/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बल निकालना है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान दिया हुआ है 5 केजी और त्वरण 3/2, 5 या 15, 15/2 यानी 7.5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, किसी पदार्थ के एक अणु में 6.023 गुना 10⁻23 कण शामिल है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड के 3.0115
5 गुना 10⁻23 कण मौजूद है तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन ही बता रहा है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एक अणु बराबर कितना होता है 6.023 गुना 10⁻23। तो यानी कि 6.023 गुना 10⁻23 बराबर एक अणु। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 1/6.023 गुना 10⁻23 कण। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है कितना 3.0115 गुना 10⁻23 बराबर कितना हो जाएगा। तो इससे इसको गुना कर दीजिए। तो यहाँ देखिए गुना करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, इसका आप कटा सकते हैं। देखिए ये 10⁻23 और 10⁻23 खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए ऊपर में कितना है 4 अंक के बाद दशमलव है, नीचे में 3 अंक के बाद दशमलव है। तो एक अंक के बाद दशमलव नीचे में आ जाएगा, यानी कि 10 से गुना एक तरह से। उसके बाद देखिए ऊपर वाला संख्या नीचे वाले से 5 बार में कट रहा है, तो 5 बार में कट गया, तो यानी 5/10। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5। डॉट इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 के आबंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7। इसका अगर यदि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो यानी 2 और 5। ठीक, 5 हो गया, तो इसको 8 से घटा के हम लोग लिखते हैं संयोजकता, यानी कि 8 में 5 गया तो 3 हो जाएगा। बाह्यतम यानी संयोजकता इसका 3 हो गया। एक नाइट्रोजन रहता तो उसका संयोजकता 3। अगर यदि 3 इलेक्ट्रॉन इसे कहीं से मिल जाता तो यह अस्थायी हो जाता, यानी बंद बना लेता। वही यहाँ दिया हुआ है N2 दिया हुआ है, तो यानी कि एक नाइट्रोजन में 3 था तो 2 में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा कि यानी 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया, द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान में संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। यानी कि द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए मिलाया गया पदार्थ इसका फार्मूला एक तरह से हो जाता है कि मिलाया गया पदार्थ कितना मिलाया गया 49 ग्राम साधारण नमक, और टोटल यानी मिलाने के बाद ये 320 ग्राम पानी और 49 ग्राम साधारण नमक, और गुना 100 कर दीजिए, इसका द्रव्य की द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग इसको पुट करते हैं। ठीक है, जैसे 49 नमक मिलाया गया था, उसके बाद 320 प्लस 49 गुना 100, यानी 49/369 हो जाएगा जोड़ने के बाद। उसके बाद गुना 100 कहिएगा। अब इसको हल कैसे करें, इतना भारी है, तो इसको आप 50 मानिए, इसको मान लीजिए 370 मान लीजिए, और गुना 100 कर दीजिए। लगभग में जो आंसर आएगा वही मार दीजिए, और लगभग में आंसर रहे करता है, उतना पूरा क्लोज आंसर नहीं रहता है। ठीक है, डॉट ऊर्जा के 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। किस ऊर्जा के 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा के कौन कौन ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा एक स्थितिज ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। उसके बाद देखिए मंदन डॉट है। मंदन क्या है, मंदन एक ऋणात्मक त्वरण है, यानी कि कोई भी चीज़ मान लिया जाए कि 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और वह अंतिम में जाके रुक गया, तो यानी कि अंतिम वेग भी हो गया, प्रारंभिक वेग u है, तो यानी कि देखिए, और मान लिया जाए कि 5 सेकंड में रुक गया, तो उसका क्या निकलेगा, त्वरण ऋणात्मक ही निकलेगा, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय कीजिएगा, तो यानी कि -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल जाएगा। ये क्या है, एक ऋणात्मक त्वरण को दर्शा रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि मंदन क्या है, मंदन एक ऋणात्मक त्वरण है। मंदन का इंग्लिश क्या होता है, रिटार्डेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डॉट कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, इसको हम लोग पिछले दिन भी देखे थे, उसको एल्केन कहा जाता है। एल्केन किस प्रकार एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का कहना है कि उसमें सिंगल बॉन्ड से संरचना होना चाहिए। जैसे कि देखिए एल्काइन का CnH2n-2, तो यहाँ देखिए अगर यदि n का मान हम लोग 2 पुट करते हैं, n का मान 2 पुट करते हैं, तो देखिए अब क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एल्काइन में लेते हैं तो CnH2n-2, तो यहाँ 2 पुट किए, C2H 2 दूना 4 में 2 घट जाएगा 2। ठीक है, C2H2, तो यहाँ देखिए C2 और H2। तो अगर यदि इसको हम लोग को इसका कक्षा पूरा होना चाहिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो कार्बन का देखिए परमाणु संख्या कितना होता है
परमाणु संख्या कार्बन का 6 होता है। ठीक, परमाणु संख्या 6 हो गया। तो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और 4 यानी 4 हो गया। ठीक, तो यहाँ देखिए 4, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक, तो यहाँ देखिए 2 2 4 2 6, इधर से हाइड्रोजन के साथ 2 लेके ये अपना पूरा स्टक कर लिया। ठीक, यानी उसी प्रकार देखिए एल्किन, एल्किन का CnH2n होता है। ठीक, इसमें जो होता है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। एल्केन जो होता है, एल्केन CnH2n+2, ये सिंगल बॉन्ड से होता है। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिएगा वीडियो रोक के, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तो इससे क्या पता चला कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड हुआ होता है। ठीक, तो सिंगल बॉन्ड किस में हुआ? एल्केन में हुआ। इसीलिए एल्केन का जितना भी ग्रुप होगा वो क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक, डॉट की SI इकाई न्यूटन है। न्यूटन, वजन और बल, वजन और बल का SI इकाई न्यूटन होता है। तो वजन देखिए, वजन क्या होता है? वजन भी होता है कि द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण, यानी पृथ्वी आपको किस ओर से खींच रही है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? वजन कहा जाता है। तो द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण। और बल, बल क्या होता है? बल भी होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी किस त्वरण से उसको, यानी वह जा रही है, तो उसी को क्या कहा जाता है? बल। तो दोनों का SI मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक, आगे है, जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर द्वारा विद्युत प्रवाह होती है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है? देखिए यहाँ दिया हुआ है 60 वोल्ट जब गतिज अंतर होता है तो उस समय 4 एम्पियर धारा ले रहा था। ठीक, तो उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे कि 60 बराबर 4 एम्पियर, तो 1 बराबर 4/60। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि 175.5 वोल्ट में कितना एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। ठीक, तो 175 को आप दुगुना करके लिख दीजिए 315/2। उसके बाद इसको कटा दीजिए, तो यानी 4 से कटाइए 2 बार में, 15 दूना 30, यहाँ आपका कट के उसके बाद इसको जब आप हल कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 10.5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? किए गए कार्य की गति यानी किस गति से कार्य हो रहा है, यानी इतना 1 सेकंड में कितना कार्य हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो वही पूछा जा रहा है, घुमा के सिर्फ पूछता है कि कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, तो शक्ति। एक सुचालक में से 2 एम्पियर की विद्युत धारा का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। सुचालक की प्रतिरोधकता क्या होगी? तो प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध पूछा जा रहा है, तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है? ओम के नियम से V बराबर IR। तो यानी देखिए विभवांतर, विभवांतर क्या होता है? एक छोर से जैसे धारा प्रवाहित की है, दूसरे छोर में कितना निकल रहा है। ठीक, उसी को क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। तो वही तो यहाँ दिया हुआ है कि एक सुचालक में से 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाह होती है जिसके दोनों अंत में, यानी यहाँ से और यहाँ के बीच में 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा प्रवाह, गतिज ऊर्जा पर है। सुचालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो यानी V बराबर IR पे लगाइए। V बराबर कितना दिया हुआ है? 4 वोल्ट। I बराबर 2 एम्पियर। R निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I, तो यानी कि 4/2, यानी कि 2 ओम आपका प्रतिरोध हो जाएगा। एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है। इसमें वस्तु का द्रव्यमान खोजें। तो यानी कि गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, द्रव्यमान निकालना, गतिशील है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी, हाँ काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। तो V दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी 120 जूल दिया हुआ है, द्रव्यमान निकालना है तो 120 बराबर ½ mv²। तो यानी V आपका 4 दिया हुआ था, 2 बार लिख दीजिए m, यानी 4 से इसको कटा दीजिए, आपका ये 15 बार में कट जाएगा, तो यानी कि 15 kg आपका आ जाएगा द्रव्यमान। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर किसकी SI इकाई है? तो यह
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की इकाई है। ठीक है, इसका मान कितना होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, परमाणु द्रव्यमान इसका 40 हो जाता है। किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अगर यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ हो तो यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है कि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग u बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग यानी कि उच्चतम पर कर रहा है तो वहाँ जाके 0 हुआ होगा। ठीक है, और समय निकालना है, जी का मान दिया हुआ है, तो इससे हमको पता चला कि कौन सा सूत्र लगाना है, गति का प्रथम नियम लगाना है, यानी v बराबर u प्लस at। ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो जी का मान हम लोग को क्या लेना है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा है तो जी का मान निगेटिव लेना है, तो यानी u भी कितना हो जाएगा 0 अंतिम में। उसके बाद प्रारंभिक वेग u 25 मीटर पर सेकंड माइनस ए की जगह पे जी यहाँ रिप्लेस किया गया। ठीक है, तो जी का मान कितना हो जाएगा -10 और टी कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है नहीं, टी को ही निकालना है। ठीक, तो इधर देखिए ये तो 0 ही है, 25 माइनस 10 हो गया। अब 10 को ये साइड ले आइए बराबर के, तो 10 प्लस में हो जाएगा 10 बराबर 25, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 2.5 सेकेंड। उसके बाद अगला है कि यदि कोई टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी। तो पावर क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक, तो कार्य करने की दर पावर पूछ रहा है, तो कार्य इसका दिया हुआ है W। ठीक, और उसकी पावर P होगी, तो P बराबर पूछ रहा है, P बराबर समय भी दिया हुआ है, P बराबर क्या हो जाएगा W/T। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 3/4 पर वस्तु में डॉट होगी। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु को जमीन से फेंका गया, जब यह अपने ऊंचाई का 3/4 पर पहुंचा तो इसमें कौन सी ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा कितनी होगी, वही देखिए। तो यहाँ देखिए कि 3/4 ऊंचाई पर यह पहुंच गया है, यानी अगर यदि आधा ऊंचाई पर रहता तो इसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों क्या होता, बराबर होता। कैसे बराबर होता, देखिए स्थितिज ऊर्जा का कहना है कि हमको ऊंचाई मिलना चाहिए और गतिज ऊर्जा का कहना है कि हमको वेग मिलना चाहिए। ठीक, आप क्या कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध फेंक रहे हैं किसी वस्तु को, तो आपका वेग घटेगा, यानी ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा तो वेग घटेगा। ठीक है, और उसके बाद स्थितिज ऊर्जा का कहना है हमको ऊंचाई मिलना चाहिए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो उसका ऊंचाई तो ऑटोमेटिक बढ़ ही रहा है, तो अगर यदि आधा ऊंचाई पर चला जाएगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों समान रहेगा। लेकिन यह क्या हुआ है, 3/4 ऊंचाई पर चला गया, यानी जितना उसको अधिकतम ऊंचाई जाना चाहिए था उसका 3/4 पहुंच गया, यानी एच का मान यहाँ ज़्यादा हो गया भी से। ठीक, तो इसमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा से ज़्यादा होगी, तो वही आंसर हो गया है कि स्थितिज ऊर्जा अधिकतम और गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। बिलियन की सांद्रता वही सूत्र लगा दीजिए, मिलाया गया पदार्थ की मात्रा और टोटल गुना 100, ठीक, यानी मिलाया गया 31 और 320 प्लस 31 कर दीजिए गुना 100, तो आप इसको यहाँ हल कीजिए 331 नहीं 31 अब बटे 351 गुना 100। अब इसको हल करने के लिए वही रूल अपनाइए कि इसको 30 मान लीजिए और इसको 350 मान लीजिए, उसके बाद हल कर लीजिए, लगभग में जो आंसर आएगा वही मार दीजिएगा। 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है और ऊपर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना करें। बल बराबर F बराबर m/a, यानी कि यह हमको त्वरण प्राप्त होना चाहिए। त्वरण यहाँ देखते हैं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, क्योंकि देखिए द्रव्यमान 100 kg, टी दिया हुआ है 5 सेकंड, यू दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, भी दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड, त्वरण नहीं दिया हुआ है। त्वरण निकाल लीजिए, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण निकल गया। और द्रव्यमान आपको दिया हुआ ही है 100 kg, बल बराबर F बराबर m/a, 100 गुना 2 200, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, उसके बाद अगला कर रहा है कि जब
कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है हो तो इसका त्वरण क्या होगा? एक समान गति से गति कर रहा है, ठीक, यानी समय बढ़ रहा है लेकिन वेग इसका नहीं बढ़ रहा है। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना था, अंतिम वेग कितना था, और उसमें समय से भाग दिया जाता है तो त्वरण निकलता है। जैसे यहाँ देखिए, प्रारंभिक वेग इसका 3 मीटर पर सेकंड चल रहा है और अंतिम वेग भी क्या चल रहा है? 3 मीटर पर सेकंड, लेकिन समय बढ़ रहा है, समय के साइड बढ़ रहा है। अगर यदि ऐसे बढ़ता तो आपका यहाँ क्या बढ़ता? वेग बढ़ता, लेकिन ये साइड बढ़ रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ समय बढ़ रहा है। तो अंतिम वेग भी वही है, प्रारंभिक वेग भी वही है। तो मान लिया जाए कि अंतिम वेग 3, प्रारंभिक वेग 3 और बटे समय मान लिया जाए यहाँ चौथा सेकंड में, यानी 0/4। तो आपका आंसर कितना आया? 0। तो यानी कि कोई त्वरण नहीं है उसमें। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग अगर यदि बराबर रहेगा तो कोई त्वरण नहीं होगा। तो वही पूछ रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? जब समान गति है तो त्वरण नहीं होगा। अब एक होता है धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण क्या होता है कि समय भी बढ़ रहा है और चाल भी बढ़ रहा है, तो उसमें क्या होगा? धनात्मक त्वरण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण क्या होता है? समय बढ़ रहा है और चाल घट रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण के लिए देखिए, अगर यदि आपका प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड था और अंतिम वेग 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और 5 सेकंड में यह घटना घटी है, ठीक, तो आपका ऋणात्मक त्वरण क्या हो जाएगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, यानी 0 माइनस 20 बटे 5। तो आपका क्या हो गया? 20 में 5 से भाग लगने के बाद -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये ऋणात्मक त्वरण को दर्शा रहा है, यानी कि समय भी बढ़ रहा है और वेग घट रहा है, ठीक। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दुगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ठीक, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो इसमें वेग दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड पहले वाला, और द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। उसके बाद फिर काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ आपको द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान देखिए हाफ mv²। यहाँ देखिए आपको गतिज ऊर्जा दिया हुआ है कितना? 25 जूल। हाफ mv², 5 गुना 5, 5 गुना 5 25, कट गया एक बार में, ठीक। उसके बाद आपका मान एम का कितना आ गया? एम आ गया 2 kg। अब कह रहा है वही वस्तु, ठीक, अब उसका वेग दुगुना कर दिया गया। पहले कितना था? 5 मीटर पर सेकंड, अब 10 मीटर पर सेकंड। अब उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो अब गतिज ऊर्जा हाफ एम यानी 2 kg, गतिज ऊर्जा यानी v², तो यानी कि 10 गुना 10, तो 2 से 2 कट गया, 100 जूल हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, आगे कह रहा है कि द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व होता है। घनत्व का ऐसा ही मात्रक अगर यदि पूछा जाए तो यानी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब। अगला है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़ाकर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी? वही सवाल पुनः रिपीट हो गया, यानी 60 वोल्ट बराबर 4 एम्पियर, 1 बराबर 4/60, उसके बाद 165 बराबर कितना हो जाएगा? उसके बाद इसको हल कर लीजिए। हल करने के बाद आपका आ जाएगा 11 एम्पियर। उसके बाद कह रहा है कि दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। उत्क्षेप बल को ही कहा जाता है, ठीक। आगे है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है तो आपतित कोण का मान कितना होगा? देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण अगर यदि कोई समतल सतह लेते हैं तो दोनों क्या होता है? बराबर होता है। इसको मापा कहाँ जाता है? मापा जाता है अभिलंब से मापा जाता है। जैसे देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बोल रहा है 80 डिग्री, तो यानी कि आपतित किरण भी 40 लेंगे और परावर्तित यानी कि ये जो जा रहा है ये भी 40 लेंगे, तो इन दोनों के बीच का भी कोण देखिए कि 80 हो गया, ठीक। तो वही बोला जाता है कि समतल सतह पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका आपतित कोण का मान क्या हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कोण को हर हमेशा लंब से मापा जाता है। यहाँ से आप क्षैतिज से नहीं माप लीजिएगा कि इधर से 40 है इधर से 40 है, वो गलत हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल डॉट के बारे में क्या सही है?
कथन सही है या गलत है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पूछ रहा है कि ऑक्सीजन गैस ध्वनि की चाल, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड होता है। कब? 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 300.75 मीटर पर सेकंड होता है। और यहाँ दूसरा बोल रहा है आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होता है। तो आसुत जल में ध्वनि की चाल ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस पर 1484 लगभग होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग को यह पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है। ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर 0.61 मीटर पर सेकंड की वृद्धि, अतः 25 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर कितना हो जाएगा? 25 गुना 0.61, इसका आंसर कितना हो जाएगा? यानी कि 15.25 मीटर पर सेकंड। अब 0 डिग्री पर ऑक्सीजन था कितना? 300.75, अब 15.25 जोड़ दीजिए तो 316 मीटर पर सेकंड। तो 316 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ये। ठीक है। और जल में कितना हो जाएगा? 1484 पहले था लगभग, और उसके बाद इसमें भी 15.25 जोड़ दीजिए तो 1499.25 लगभग आ जाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों आपका फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ देखिए दोनों आपका एक हो गया ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकंड और आसुत जल में 1498 मीटर पर सेकंड, इसलिए दोनों यह कथन सही है। 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक का मात्रा 32 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो वही बिलियन की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा? मिलाया गया मात्रा बटे टोटल अगुना 100। तो मिलाया गया मात्रा कितना है? 32, और टोटल कितना हो जाएगा? 320 और 32 जोड़ के उसके बाद 100 से गुना कर दीजिए। और इसको भी हल करने के लिए क्या करना है? 32 को मान लेना है 30 और 352 को मान लेना है 350। हल कर लेना है, आपका आ जाएगा 9.09%। उसके बाद निम्न में से कौन गति समीकरण स्थान और समय का संबंध का समीकरण है? स्थान और समय। तो देखिए गति का तीनों हम लोग रूल जानते हैं। क्या कहता है? फर्स्ट कहता है v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ देखिए स्थान और समय, स्थान और समय होना चाहिए। यहाँ समय तो है लेकिन वेग है, ये तो गलत हो गया। यहाँ समय है और स्थान है, ये सही हो गया। यहाँ स्थान है और वेग है, ये गलत हो जाएगा। ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा समीकरण हो जाएगा। इसमें यही पूछा गया था कि समीकरण ए कौन सा होगा, तो यानी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद अगला है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाएगी तो इसकी गति क्या होगी? बढ़ जाएगी और अविलंब से दूर चली जाएगी सघन से विरल में जाने पर। अब विरल से सघन में होने पर अभिलंब की ओर झुक जाएगी और गति उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन अणु डॉट से बंधे होते हैं। ठीक। तो इसका आंसर होगा 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। जैसे देखिए डायमंड के संरचना कैसा होता है? देखिए ये कार्बन है, इससे 3 कार्बन इधर है, 1 कार्बन ये ऊपर होगा, उसके बाद इस कार्बन से 3 कार्बन और जुड़ा हुआ रहता है। 1 कार्बन यहाँ से आया, तो देखिए इसके लिए गिनिए कितना कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। 1 कार्बन इधर का, 1 2 1 3 1 4, इसी प्रकार टोटल संरचना इसी प्रकार होता है। इसीलिए अन्य 4 कार्बन से 1 कार्बन जुड़ा हुआ होता है। ठीक। उसके बाद अगला देखिए कि 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी 120 दिया हुआ है, हाफ एम निकालना है, भी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, तो यानी 4 गुना 4, इसको कटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा? 15 kg आ जाएगा द्रव्यमान। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। यानी कि 10 + 17 कितना हो जाएगा? 27। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। 81 ग्राम एल्युमिनियम में मौजूद मोल की संख्या क्या होगी?
प्रत्येक दिन क्वेश्चन आ रहा है, अब तो याद हो जाना चाहिए। मोल की संख्या बराबर कितना होता है, तत्व का द्रव्यमान ग्राम में बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में। परमाणु द्रव्यमान भी आपका देखिए अब की बार दे ही दिया है। एल्युमिनियम में मौजूद मोल की संख्या ज्ञात करना। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 दिया हुआ है और ग्राम में भार दिया हुआ है 81 ग्राम। ठीक है, तो मोल की संख्या, तत्व का द्रव्यमान ग्राम में 81 वाला। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान 27। अगर यदि नहीं दिया हुआ रहता, कोई तत्व दिया हुआ रहता तो उसका परमाणु द्रव्यमान हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद मोल संख्या के लिए 81/27, यानी कि इसका मोल संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, उसके बाद है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए, अगर यदि मान लिया जाए कार इधर से जा रहा है, हवा विपरीत दिशा से आ रहा है, तो हवा के लिए वह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी उसको पार करती हुई जा रही है। तो वही कह रहा है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या हुआ, हवा द्वारा ऋणात्मक कार्य हुआ। ठीक, इस प्रकार हम लोग का टॉपिक पूरा हो गया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे फिर, धन्यवाद।